मगध साम्राज्य, ध्यान समझो, मगध। यस, मगध जो क्षेत्र है वर्तमान अभी पटना का जो क्षेत्र है ना, वही मगध का क्षेत्र था। ठीक है, मगध जो है, इसमें अगर नक्शा में देखोगे तो ये यहाँ पर जो है ये एरिया मगध था। ठीक है, हाँ, इतना एरिया मगध था। ठीक है, इस एरिया में 7 राजवंशों ने मिलकर शासन किया। कितने राजवंश था? 7, जिसमें हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश। ये 7 गो राजवंश इसने क्या किया? शासन किया इसके। इसमें से तू लोग के महत्वपूर्ण है मौर्य वंश पढ़ना, और मौर्य वंश में अशोक के बारे में पढ़ना। तो लोग के प्रश्न अशोक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिक भी है इस राजवंश के बारे में, जे मगध पर कौन कौन से राजवंश ने शासन किया। ठीक है, तो उतना तुमसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए जो है लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। मगध पर 7 राजवंशों शासन किया। जिसमें इसका ट्रिक है हसीन मसुक शाह। हसीन मसुक शाह, ये ट्रिक का नाम। ठीक है, और ह से क्या हो जाएगा तुम्हारा? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। और यहां से शिशुनाग वंश। ठीक है, और 9 से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, और 100 से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। सारे चीज के बारे में तुमको नहीं जानना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ इस वंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश। मौर्य वंश में सबसे महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। सारे के सारे प्रश्न तुमसे वहीं से पूछा जाएगा। 1 से या 2 प्रश्न इनके पिताश्री के बारे में, दादाश्री के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करें मौर्य वंश से डायरेक्ट। हाँ, करिए। ठीक है, तो लिखते हैं मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश है? नंद वंश है। ठीक है, तो अब कहानी को सुनो, तब तुम लोग को समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा दिए तुम लोग को। महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ था, याद है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो धीरे धीरे क्या हुए थे, बड़े, मतलब कि उसका क्षेत्र बढ़ रहा था। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्र बढ़ेगा, और वह राज्य बड़े बड़े राज्य में परिवर्तित हो रहे थे। और उस राज्य को जो कहा गया जनपद, क्या कहा गया? जनपद, महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है कुल जनपदों की संख्या जो है वह 16 थी। कितने महाजनपद थे? 16। हाँ, पूछेगा प्रश्न, इसलिए महाजनपद भी हम तुमको बताएंगे। महाजनपद कितने हैं? 16। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे। और उस महाजनपद का मतलब क्या समझना है? राज्य। जना अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य। ठीक उसी तरह से 16 महाजनपद थे, और उस महाजनपद में यानी कि राज्य में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? वंश नहीं, मगध। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था।
अब कौन कौन सा महाजनपद उस समय था? तो महाजनपद में एक मगध, तुमको याद ही रहेगी, मगध हो गया, तक्षशिला, उसके बाद अवंती, उसी का उज्जैन कहते हैं, ठीक है, हाँ, मथुरा, शक्तिमती, इस तरह से सूरसेन, ये सब क्या है? ये सब के सब थे महाजनपद, ठीक है। कि नंद वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद। धनानंद था। याद रखना, ये प्रश्न पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। ये धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर शासक मतलब समझते हो? कठोर नहीं, खचरा, बदमाश, ठीक है, जो अपनी प्रजा का देख रेख नहीं करता। राजा का मतलब क्या? एक गार्जियन होना चाहिए उस देश का, ठीक है, और अपने जितने राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जो देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था कि ये बहुत ही क्रूर शासक था। अपनी जो प्रजा थी उस पर बहुत अत्याचार करता था, उससे अधिक लगान वसूल करता था। लगान समझते हो? टैक्स अधिक लेता था, ठीक है, जिससे वहां का जो प्रजा था बहुत ही क्या थी? दुखी। यानी अपने राज्य में इसकी शासन व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। जनता लोग क्या हो रहे थे? दुखी हो रहे थे, बहुत दिक्कत था। अत्याचार खूब करता था, ठीक है, किसी को मारना पीटना परेशान करना, इस तरह से इसके राज्य में स्थिति थी। किसके राज्य में? नंद वंश के राजा धनानंद के समय में। इसी के समय में जब यह मगध का सम्राट था तो यूनान का जो राजा था मैसिडोनिया का, सिकंदर, सिकंदर के बारे में बताया ना, सिकंदर, इसी के समय में यह विश्व विजय पर निकल चुका था। विश्व विजय यानी वह उसका जो इच्छा था कि हम दुनिया पर क्या करें? राज्य करें, पूरे दुनिया को जीत ले, उसकी इच्छा थी। किसकी? सिकंदर की। और सिकंदर कहाँ का राजा था? वह यूनान का था। वर्तमान में वह देश जो कहलाता है मैसिडोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मैसिडोनिया नाम है, और वहीं का था वो सिकंदर। और वह क्या था कि अपने विजय अभियान की ओर आगे बढ़ रहा था। एक के बाद एक राज्य को जीतते जा रहा था, उसे कोई हरा नहीं सकता था, हार ही नहीं रहा था वो। और इधर से वो क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। यहाँ पर है यूरोप में वह देश अभी वर्तमान में, और इधर से वह इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते भारत की ओर आ रहा था। और उस समय भारत में कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपद एक नहीं था। जिस तरह से भी भारत में 28 राज्य हैं, वो क्या 28 राज्य एक हैं? यूनान के सिकंदर। और यह इधर से जीतते हुए राज्य को आ रहा था, ठीक है। यूनान का राजा सिकंदर जो है, यह विश्व विजय अभियान पर निकला, और उसने क्या किया था कि बहुत सारे राज्य को जीत करके भारत की ओर बढ़ रहा था। और इसी समय जो है तक्षशिला के एक गुरु थे जिनका नाम चाणक्य था। तक्षशिला के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। शिक्षक थे। तक्षशिला, हाँ, एकदम टूट गया। ये पाकिस्तान में वर्तमान में, और जो है ये सबसे प्रथम विश्वविद्यालय था ये, ठीक है, तक्षशिला। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। भारत में था? हाँ, भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला था। और यहीं के शिक्षक कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, ठीक। इनको पता था कि जो महाजनपद है वो सब एक नहीं है। 16 महाजनपद सारे क्या है? एकजुट नहीं है, सब अलग अलग है, किसी को कोई मतलब किसी से नहीं है।
और जो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करेगा तो ये सब के सब महाजनपद क्या हो जाएंगे, सिकंदर से हार जाएंगे और भारत की जनता मारी जाएगी और भारत क्या हो जाएगा, बहुत ही स्थिति इसकी खराब हो जाएगी। अब चाणक्य ने क्या किया कि इनको जो है अपने देश से बहुत ही प्रेम था और सोच रहे थे कि अगर सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत को बहुत सारी हानि होगी। अब उससे बचाया कैसे जाए, तो इनको नजर पड़ा कि इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद पर, और वो कौन था, मगध। और मगध के राजा कौन है वर्तमान में, अभी हम धनानंद पर है, अभी धनानंद। इस समय मगध का राजा कौन है, धनानंद है, घनानंद है, धनानंद, ठीक है। और अब चाणक्य दिमाग ला रहे हैं कि अगर कोई लड़ सकता है सिकंदर से तो वह कौन है, जो लड़ सकता है उसका सामना कर पाएगा, वह है मगध सम्राट धनानंद। अब यह तक्षशिला से पहुंचते हैं, कहाँ तक्षशिला, देखो कहाँ है, वह इस साइड में है, पाकिस्तान में था, तक्षशिला यहीं पर था। और यहीं से जो है चाणक्य आते हैं कहाँ, मगध की ओर, कि जो सिकंदर जो विजय अभियान जो है विश्व विजय अभियान के लिए चला है और वह जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा है, उससे रक्षा जो है कोई और नहीं, मगध ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वह मगध में आते हैं और राज दरबार मगध सम्राट से मिलने के लिए जाते हैं धनानंद से। और पहले राजा महाराजा भर दिन यही करता था, ठीक है, नर्तकी सब नाचते रहती थी, साथ ही साथ वो सब पी पी के क्या करता था, नाचते रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने राज्य से कोई मतलब नहीं, धनवान था और अपना मस्ती से क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। चाणक्य आते हैं तो देखते हैं तो कहते कि तो अलगे रंगमंच हो रहा है, अब हम क्या किए, तो कुछ देर रुकते हैं, देखते हैं सब जो समाप्त होता है, उसके बाद जो है जाकर के धनानंद से मिलते हैं और बोलते हैं कि महाराज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से यहाँ आपसे मिलने के लिए आए। तो धनानंद बोलता है बोलो क्या बात है, कहता है कि इसे जो यूनान का जो राजा सिकंदर है यह विश्व विजय के अभियान पर निकला है और एक के बाद एक राज्यों को हराता जा रहा है और भारत की ओर यह बढ़ते जा रहा है। आप बिना देर किए हुए जो है उसे रोकिए, क्योंकि 16 महाजनपद भारत में से एक मगध ही ऐसा समृद्ध शक्तिशाली राज्य है जो उसे रोक सकता है, दूसरे में साहस शक्ति नहीं है। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप जो है उसको क्या कीजिए कि रोकिए। तो धनानंद जो है वो इस बात पर विचार नहीं करता है, फिर कहता आगे बढ़ो, आगे बोलो और क्या करना चाहिए, चाहे कुछ भी। वार्तालाप उन दोनों के बीच होता है। तो जो चाणक्य रहते हैं नक्शा उक्सा निकालते हैं और बताते हैं कि कहाँ पहुंचा है, क्या कर रहा है। और कुछ जो है शिक्षक होने के नाते ये धनानंद को कुछ बताते हैं कि महाराज आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे शासन नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो इसे बहुत क्रोध आ जाता है, किसको, धनानंद को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि अब तुम हमको सिखाएगा कि शासन के ना करना। हाँ, और ये चाणक्य ब्राह्मण होते हैं, पहले ब्राह्मण जो है अपना जो है चोटी जो बड़ा बड़ा रखते थे, इतना बड़ा बड़ा चोटी पीछे इतना बड़ा हो जाता था, सिखा जिसको बोलते थे। तो धनानंद कहता है कि तुम हमको शासन करना सिखाओगे कि हम कैसे शासन करें। और इसको धक्का मार करके, किनको, चाणक्य को राज दरबार में धक्का मार देते, सिंहासन पर से धकेल देता है, गिर जाते हैं और उनका जो चोटी पकड़ के घिसटा देता है, कहाँ, राज दरबार में। ब्राह्मण, हाँ देख रहा है इसको, चाणक्य को बहुत अपमान करता है, कौन, धनानंद। और एक शिक्षक थे और ब्राह्मण थे, और इस अपमान को यह सह नहीं सके और ये क्या किए, प्रतिज्ञा करते हैं उसके सामने में कि धनानंद जिस तरह से तुमने अपने बड़े दरबार में हमारा जो है अपमान किए हो, देवा समझदार है, कभी कभी हम उसको समझदार नहीं मानते। चलो सुनो आप। तो चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कहाँ, अपने दरबार में कि तुम अत्याचारी बदमाश जो भी बोलना होता है बोलते हैं कि तुम्हारा ये साम्राज्य हम खत्म कर देंगे और तुम्हें जो है राजा के सिंहासन पर से हटा करके और उसके जगह कोई और राजा हम बना देंगे। ऐसा प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि तुम्हारा सर्वनाश जब तक हम नहीं कर देंगे और जिस तरह से तुमने हमारी शिखा को पकड़ा है
और हमें इस दरबार में जो है घिसियाए हो, यही सिखा के कसम खाते हैं हम ऐसे पकड़ करके कि जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक इसको हम बांधेंगे नहीं। पहले ब्राह्मण क्या करते, उसको बांध के रखते थे, ठीक है। और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम तुमको सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक इसको हम बांधेंगे नहीं, ऐसी खुला रहेगा जब तक तुम मरोगे नहीं। और दरबार में सब ये ध्यान करता है कि पकड़ो इस ब्राह्मण को और जल्द से जल्द इसको फांसी की सजा दो। तब तक के लिए चाणक्य क्या होते हैं, निकल जाते हैं वहां से। उसके बाद यह जो है कहते हैं कि अब तो सिकंदर तो भारत पर आक्रमण करेगा ही और भारत के दशा खराब होगा ही। लेकिन ये अब कसम खा लिए, क्या खा लिए, कसम कि किसका सर्वनाश करना है, ये धनानंद खचरा का जो है विनाश कर देना है। लेकिन सबसे शक्तिशाली है, 16 महाजनपद में मगध का ही सम्राट है, इसे हराना बस की बात नहीं है। लेकिन एक शिक्षक के पास बहुत बड़ा दिमाग होता है, ठीक है। वह कहा अकेले बहुत कुछ करने की ताकत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकत क्या होता है, बुद्धि, और शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। ताकत दिखाएंगे अभी कौन, चाणक्य। और ये धनानंद का क्या दशा होगा, दशा खराब होने वाला है। इस पर ग्रहण लग गया ना, शनि ग्रह, शनिचर का दिन होगा। अब क्या हुआ कि चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल जाते हैं जो अगला मगध का सम्राट बन पाए, और बहुत शक्तिशाली सम्राट, वो भी धनानंद से भी शक्तिशाली होना चाहिए, तब ना धनानंद मरेगा। अभी खोजते खोजते बहुत ढूंढते हैं, बड़ा बड़ा योद्धा से जाकर के मिलते हैं, लेकिन इनको कोई योद्धा उस तरह से लगता नहीं कि मगध का सम्राट बन सकता है। एक दिन मगध में ऐसी घूम रहे थे और घूमते 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 ऐसी बहुत टेंशन में थे, कोई मिला नहीं, काफी समय सा बीत चुका था। एक बच्चा खेल रहा था, एक बच्चों का समूह खेल रहा था। उसमें एक बच्चा छोटा था, कहता कि से हम तुम्हारे राजा हैं और तुम हमारी प्रजा हो। कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए था, ये ऊंचाई पर पत्थर पर बैठ गया था, एक उसमें से लड़का, और कहता हम तुम्हारे राजा हैं, बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं हैं। तो उधर से लड़का सब बोलता है कि महाराज इसने चोरी की है। अरे वाह, इसने चोरी की है और यह जो है हमारी बकरी चुरा ली है। मतलब इसी तरह से कुछ हो रहा हो, हम तुमको ऐसे समझा रहे हैं। इसे करे सिकारे सजा क्या मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि कहता है ठीक है, इसने चोरी किया। तो वो जो चोर रहता है वो माफी मांगता है कि महाराज हमको माफ कर दीजिए, आपसे हम चोरी नहीं करेंगे चोरी। तो कहता है कि देखो चोरी की है और सजा सजा मिलेगी, गब्बर सिंह वाला डायलॉग ने बराबर मिलेगी। मतलब इसी तरह से बोला कि सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, और इसे जो है इस तरह से सजा दिया जाए, इसे जो है 6 महीना कारावास में रखो। और ये सारे चीज कौन देख रहे थे, चाणक्य के बगल से वो सबका खेल देख रहे थे। तो इनको लगा सचमुच राजा लग रहा है, नाटक कर रहा है, मतलब खेल रहा है, खेल खेल में तो बहुत अच्छा राजा लग रहा है। इनको पसंद आ जाता है लड़का कि राजा जैसा लग रहा है, एकदम पूरा अभी से ही छोटा में ही पूरा एकदम तन उनके बैठा हुआ है और सबसे ऊंचा एकदम। कहता है कि ठीक है, वो का पीछा पकड़ते हैं। कौन, चाणक्य जो है इसका पीछा पकड़ लेते हैं और जहां जहां जाता है उसको देखते रहते हैं। क्या, तो इनको पसंद आने लगता है राजा। ये छोटा ही रहता है, ये जो लड़का रहता है बहुत छोटे रहता है, तो उसके अंदर यह जो है राजा वाला गुण देख लेते हैं कि ये जरूर राजा है। आ रहा है कि नहीं पिक्चर ठीक ठाक। अगर इसे शिक्षा दे करके और राजा को जितना चीज चाहिए, जो चीज योग्य राजा बनने योग्य जो भी शिक्षा चाहिए और जो भी योग्यताएं चाहिए उसे दे दी जाए तो सचमुच यह राजा बन सकता है, ठीक है। तो वही जो होता है, वही उस जो लड़का था जो खेल रहा था और खेल खेल में राजा बना हुआ था, उसी का नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त। और उसकी माता थी मूरा, नाम क्या था, मूरा। अब जो है ये चंद्रगुप्त और इसकी माता का नाम, ठीक है। अब जो है चाणक्य मिलते हैं किससे, इसकी माँ से, और माँ से मिल करके कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के अंदर एक राजा वाली गुण है, एक राजा बन सकता है ऐसा इसके अंदर योग्यताएं, और मैं शिक्षक हूँ तक्षशिला विश्वविद्यालय का, और मैं इसे राजा बनाना चाहता हूँ मगध साम्राज्य का। क्योंकि वर्तमान में मगध साम्राज्य का जो शासक है वह जो है धनानंद एक अत्याचारी शासक है, और इस अत्याचारी शासक का अंत करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपसे आपका बेटा मांग रहे हैं, आप अपने बेटा को हमें सौंप दीजिए और मैं इसे तक्षशिला ले जाऊंगा और शिक्षा दे करके और इसे एक राजा
जरूर बना दूंगा। तो इसकी माँ जो है बहुत खुश हो जाती है कि ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलेगा। उस समय जो है मगध में ये थी और इस सब पर अत्याचार हो रहा था। अत्याचार होगा, पढ़ भी नहीं सकता है, और ये निम्न जाति से था, जो छोट जाति होते हैं उस जाति के थे, और ये सपना भी नहीं दे सकती थी कि हमारा बेटा ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई शिक्षक आके इस तरह से उसकी माँ को बोले तो इसकी माँ को विश्वास हो जाता है, ठीक है, कि ये शिक्षक सही बोलते हैं, और अपने बेटा को किसको दे देते हैं? चाणक्य को। चाणक्य को दे देते हैं, और चाणक्य इसे कहाँ ले जाते हैं? तक्षशिला ले जा करके और इसे शिक्षा देना शुरू करते हैं। और उधर जो है सिकंदर आक्रमण करते हुए कई वर्षों तक आ रहा है, युद्ध को जीतते हुए चल दिया है, और इसे पहले ही कई साल पहले इसे चेता दिया था कि आप संभल जाइए, अभी से ही सब कुछ क्या किए, भारत की रक्षा के लिए आप आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं दिया, समय बीतता गया, कई वर्ष बीत चुके हैं, और सिकंदर एक के बाद एक छोटे छोटे राज्य को जीतते कहां बढ़ गया? आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा। चंद्रगुप्त भी शिक्षा पा करके बहुत ही शक्तिशाली बना, धीरे धीरे इसे राजा बनने की जितनी योग्यता थी वो सब बन गया, बहुत अच्छा योद्धा भी बन जाता है, ये हर चीज में निपुण हो जाता है। लेकिन अब जो है धनानंद को मारने का जो शपथ लिए हैं कौन? चाणक्य, उनका बचा है अभी, वो कुछ नहीं हो। लेकिन सिकंदर उधर भारत की ओर आगे बढ़ रहा था, तो सबसे पहले चाणक्य को सोचे कि सिकंदर को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए चंद्रगुप्त को क्या करते हैं कि सिकंदर के सेना में भर्ती करवा देते हैं, पता ही नहीं चलेगा। सिकंदर जहां जहां युद्ध करते हुए आगे बढ़ता था, तो वहां वो दो सैनिक को रखता था, एक अपने देश का सैनिक, और कहीं आक्रमण कर रहे तो जहां जीत जाता था वहां के कुछ लोगों को सेना में शामिल कर लेता था। उसी हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य उसके सेना में शामिल होकर के और उस सेना के हर चीज के बारे में वो जान जाता है, और जानने के बाद करता है कि सेना के अंदर असंतोष फैला देता है, बहुत सारी भ्रांतियां फैला देता है, डर पैदा कर देता है कि भारत आए हो, भारत में पता है 36 करोड़ देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, आओ तो फिर आओ 56 करोड़, यानी इस तरह से कहा यह देवताओं की धरती है, यहाँ जो आता है और इसके मन में अगर कुछ रहेगा, नियत ठीक नहीं रहेगा, आते ही मर जाओगे, आते ही भूत पकड़ लेगा, आते ही कुछ हो जाएगा। यानी इस तरह से भ्रांतियां फैलाया गया, किसके बीच में? सेनाओं के बीच में, ठीक है। और सेना जो है युद्ध करते 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 यहाँ पर एक नदी है सिंधु, और सिंधु के सहायक नदी है एक ब्यास। यहाँ पर यहाँ तुमको एक ब्यास नदी दिखाई देगा, मिला ब्यास? रावी यहाँ पर सतलुज झेलम के नाम रावी ब्यास ये पर है एक ब्यास नदी। ब्यास नदी के उस पार में था सिकंदर की सेना, और सिकंदर ने कहा कि इस नदी को पार करके और भारत के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे, और भारत को भी क्या करेंगे? पूरी तरह से जीत लेंगे। कि सेना ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, बहुत दिक्कत है, यहाँ देखिए ना, आते आते कितना न सैनिक मर गया है, इधर उधर जाता है तो वापसी नहीं आ रहा है, और यानी ब्यास नदी पार नहीं कीजिए और वापस चल जाइए। सिकंदर की सेना में सिकंदर का एक नियम था, ठीक है, कि जब वह कोई नदी को पार करता था, दूसरी बार क्या करता था, वो सारी चीज को तोड़ देता था, वो जो जिस चीज से आता था। जैसे मान लो कि एक नदी बन गई, नदी है, और नदी के अगर इस पार अगर सैनिक को करना है, तो उस सैनिक को इस पार करने के बाद क्या करता था कि जो भी नाव होती थी, जो जिस चीज से वो आता था, उसको तोड़ देता था। तोड़ देता था क्यों पता? इसलिए कि हमारी सेना फिर वापस जाने का सोच भी ना सके। उसके पास दो ही रास्ता है, या तो युद्ध करेगा नहीं तो मरेगा। अब इस स्थिति में सिकंदर हर बार जीत जाता था, यही कारण था सिकंदर का जीतने का, क्योंकि उसके सैनिक के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता, या तो युद्ध करना है नहीं तो इसी मर जाओगे। तो इस तरह से था, यानी सिकंदर भी एक महान राजा था, ठीक है ना। उसने पूरा उस समय बहुत दुनिया को जीत लिया, जितने लोग यूनान को जानते थे देश, सबको ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। और यहाँ ब्यास नदी आते आते चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके अंदर क्या किया, और चाणक्य ने उसके सेना के अंदर क्या किया था, इस तरह से भ्रांतियां फैला दी, ठीक है, कि उसकी सेना के अंदर असंतोष हो गया, विद्रोह कर दिया, और वह ब्यास नदी को पार नहीं किया, और अंतिम में जो सिकंदर था वह मजबूर होकर के वापस लौटा। क्या हुआ? वापस लौट गया, बगैर मजबूरी में वापस लौटने लगा। अब क्या हुआ कि सिकंदर वापस लौटते लौटते ये घर भी वापस ले गया, और इसको जो है 323 ईसा पूर्व में मृत्यु भी हो गया इराक में जाते जाते सिकंदर के। यहाँ इराक है, देख लो, ये
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ पर इराक। पढ़ाए हुए हैं तुम लोग के इराक तक ये सब। इराक में इसकी 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिकंदर की। अब आ जाओ इस पर। इधर सिकंदर का जो है जो बढ़ रहा था, इसको चाणक्य ने क्या कर दिया? देख रहे, रोक दिया दिमाग। अब बच जाते हैं कौन? यहाँ तक ठीक ठाक